आप इंसाफ के मुताबिक हम इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन इंसाफ बर वक्त न देना भी ना इंसाफी है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने मीडिया को भी ये पैगाम दिया कि आपके वसातत से मेरी सारी अदलिया से दरखास्त है कि मेरे केसेस के फैसले जल्द से जल्द करो। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है उसे धोखा हुआ है। गंडापुर साहब का बयान है, उन्होंने कहा कि हम कब्जा लेंगे। इसके बयान की मुकम्मल तायीद करता हूँ, क्योंकि कब्जा इन्होंने हमसे लिया है, जबरदस्त नाजायज कब्जा किया। इस हुकूमत को इनका हक ही नहीं बनता है। 17 MNAs के साथ शहबाज शरीफ साहब जो है शेरवानी पहन के आ गए। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पीयूष, पीटीआई के सियासी तर्ज अमल से ऐसा नजर आ रहा है कि पीटीआई ने खुद मज़ाकरात को मजाक बनाया हुआ है, जिसे शुरू भी खुद करते हैं और रोज़ अपने ही बयानात से इन्हें ख़त्म भी कर देते हैं। रोज़ नया बयान आता है कि कोई कमेटी बनी है, लेकिन उसके मेंबर्स कौन हैं, उनका मैंडेट क्या है, किसने दिया है और किससे बात करनी है, इस पर पीटीआई तर्जुमान एक बात करते हैं तो पार्टी के मौजूदा चेयरमैन कोई और बात करते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल को अगर देखें तो उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और उमर अयूब को अज खुद बात करने का इख्तियार दिया गया है। भला वो जिससे भी बात करें, लेकिन इसका हतमी ऐलान मौजूदा पार्टी चेयरमैन ही करेंगे। अब ना जाने किस वक्त किसी और तर्जुमान का कोई और बयान आ जाए और कोई नई बात सामने आ जाए, ये तो नहीं पता। तब तक अब हमें इंतज़ार करना है। दूसरी जानिब बानी चेयरमैन अपनी इल्ज़ाम तराशी की रविश पर कायम हैं और इसी की जो ताज़ा मिसाल है वो बरतानवी अखबार में उनका आर्टिकल है। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ऐसे तर्ज अमल के साथ क्या पीटीआई मुज़ाकरात हासिल कर सकती है? इन हालात में आर्मी चीफ की जो कल की गई बातें हैं वो एक वाज़े पैगाम जो है वो समझा जाती हैं, जिसमें उन्होंने आइन के आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए अपनी हदूद के तयन के साथ दूसरों को भी उनकी हदूद याद दिलाई है। क्योंकि जब एक तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात की भरमार हो और आइनी हदूद को भी पामाल किया जा रहा हो, तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात होगी गंदम दरामद के मामले पर भी, जो इस वक्त उसकी जो असल जिम्मेदारी है वो आखिर किस पे है, असल जिम्मेदार कौन है, जिसकी वजह से एक तरफ डॉलर की कमी का शिकार खजाने को $1 अरब का टीका लगा और दूसरी तरफ बम्पर क्रॉप के बावजूद किसान से गंदम नहीं खरीदी जा रही है और इससे भी एक जो मुश्किल जो सिचुएशन है, मुश्किलात का जो है वो सामना हमें करना पड़ रहा है। इस पर बात करेंगे। पलवा शाह खान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, साथ ही साथ ओन अब्बास बप्पी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। जो पीटीआई चेयरमैन ने बात की है, ज़रा वो पहले सुन लेते हैं। जो बात हो रही है कि कॉल फेल में तजाद जो है वो नज़र आ रहा है, एक जो नुमाइंदा है वो एक बात करता है, दूसरा नुमाइंदा दूसरी बात करता है। तो पहले सुनवाती हूँ बैरिस्टर गौहर साहब क्या कह रहे हैं और फिर सुनवाऊंगी कि स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन साहब क्या कह रहे हैं। ज़रा सुन लेते हैं पहले। हमने 3 रुकनी कमेटी नहीं बनाई है कि 3 रुकनी कमेटी। खान साहब ने कहा मैंने इनको लिखा है ईच वन ऑफ देम ऑन देयर ओन अतराइज है, वो शिबली साहब बात कर ले, उमर साहब बात कर ले अगर कंटेक्ट आता है, अली अमीन खान साहब वजीर आला है, वो जरूरी नहीं है कि वो वहाँ मीटिंग बिठाए और तीनों को बुला ले फिर बात कर ले। अगर कोई बात पार्टी की तरफ से है तो हम मैसेज भेजते हैं। आपको ये भी पैगाम दिया कि वो बात करे, आप हमारी बात डायलॉग कोई नहीं हो रही, लेकिन अगर हुई किस टर्म्स पे हुई, किसने क्या कुछ किया, तो ये तीनों में से कोई आपको नहीं बताएगा। वो इमरान खान साहब खुद आपको बताएंगे या इमरान खान साहब के हिदायत पे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, अब आपने सुन लिया कि बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं कि कोई कमेटी नहीं बनी। अब कुछ ही दिन पहले का रऊफ हसन साहब जो स्पोक्स पर्सन है उनका क्या बयान है, जरा वो। अच्छा ओन अब्बास साहब आपकी तरफ आती हूँ। एक तरफ बात हो रही है कि जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो बात करनी है, चलें कमेटी है या इंडिविजुअल्स को ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, जो भी है वो दैट असाइड, दैट कन्फ्यूजन रादर असाइड। लेकिन ये बताइए कि फिर आज जो ये आर्टिकल है, टेलीग्राफ का जो आर्टिकल है, जिसमें खान साहब ने बराह रास्त जो मिलिट्री ब्रास है, जो टॉप मिलिट्री ब्रास है, उसको इम्प्लिकेट किया है,
तो ऐसे में आपकी जो ये मुज़ाकरात हैं, आप जिनसे बात करना चाह रहे हैं, उन पे ही संगीन नौयत के आप इल्ज़ाम तराशी बार बार, एक दफ़ा नहीं बार बार जो है वो हो रही है और तवातुर से हो रही है। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपके मुज़ाकरात जो हैं वो सक्सीड करेंगे, आप अपने मकासद जो हैं वो अचीव करेंगे? बीबी थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। आई थिंक मेरे ख्याल जो मीडिया है ना वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीजों को उठा रहा है। शहरियार अफरीदी ने आज से कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने कहा था कि जी अगर हमें बात करनी चाहिए तो हम DGI या आर्मी चीफ से बात करेंगे। ये उनकी अपनी एक पर्सनल स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद रात को शिबली फराज साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट चली जिसको बाद में डिनाइल भी किया कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो उस वक्त फिर ये बैरिस्टर गौहर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये उन तमाम चीजों को उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारी मुज़ाकरात किसी से नहीं हो रहे, ना ही हमारी इस वक्त कोई ख्वाहिश है किसी से मुज़ाकरात करने की, लेकिन जब कभी होंगे वो मुज़ाकरात करने के लिए 3 लोगों ने कहा जी ये लोग बात कर सकते हैं और वो फाइनली खान साहब को बताएंगे और उसका फिर फाइनल अप्रूवल आ जाएगा। रेस्ट शो सारी चीज खत्म होगी। अब बार बार मीडिया में कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। कल मैं जब खान साहब से मिलने के लिए गया, दिस वाज माय 3rd मीटिंग विद हिम। इससे पहले खान साहब मिलने गया तो वो सामने हमारे कुर्सी डाल के बैठे थे। दूसरी तरफ मिलने गया तो दरमियान में एक बहुत बड़ी मेज आ चुकी थी और कल एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था। यानी कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें अब स्ट्रेंथन की जा रही है खान साहब के हवाले से। इससे पहले मीडिया से मुलाकात उनकी होती थी, अब मुलाकातें बंद होगी। पहले मीडिया रिपोर्टिंग हो रही थी, अब नहीं हो रही। सो इशू है कि जो मैसेजिंग हमें हो रही खान साहब के हवाले से, तो हमें तो नहीं लगता कि दूसरी साइड भी कोई मुज़ाकरात करने को तैयार है, ना हमने ऐसी ख्वाहिश की। तो कल मैंने वैसे खान साहब से पूछ लिया, मैं सिर्फ बैक चैनल डिप्लोमेसी की बातें हो रही हैं, एंड ही वाज सो क्लियर एंड कैंडिड। उन्होंने कहा किस चीज के ऊपर मुज़ाकरात करें। एट द एंड ऑफ उन्होंने मांगना तो ये कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं। आई एम नॉट विलिंग टू डू, एग्जैक्ट वर्ड जो उन्होंने डेली टेलीग्राफ में यूज किया कल हमारे सामने, आई एम विलिंग टू डाई बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो मतलब वहां पे बात खत्म होगी। तो हम कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, ना हमारी डिमांड है। हाँ, ये उन्होंने कल जरूर कहा कि जब कभी मुज़ाकरात होंगे मेरी जात को नफी करके, मेरी जात को माइनस करके बात होगी, वो होगी मेरे वर्कर्स की। जो पॉलिटिकल केसेस हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स में उन पर ट्रायल हो रहे हैं, खवातीन के हवाले से उन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा जो 8 फरवरी को जो कुछ एक पूरे पाकिस्तान में ढोंग रचाया गया, उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन, तो इस पे बात हो सकती है। मेरी जात को साइड हमारी कोई बात नहीं हो रही किसी से। चले, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, एक तो ये कि शहरियार अफरीदी साहब ने बिल्कुल ये बात की, और ये जो बात बैरिस्टर गौहर साहब ने की है उसके काफ़ी दिनों बाद जो है वो बात की। शिबली फराज साहब का बिल्कुल बयान आ गया, लेकिन आपने कन्वीनियंटली रऊफ हसन साहब की जो स्टेटमेंट है वो शायद मिस कर दी। दोबारा सुनवा देती हूँ। प्रोड्यूसर साहब जरा दोबारा सुनवाइए कि रऊफ हसन साहब क्या बात कर रहे हैं एज फार एज द कमेटी इज कंसर्न्ड, जो पहले 1.25 साल पहले कमेटी बनी थी। दोबारा सुन लेते हैं क्या कहते हैं। जी और अब्बास साहब, ये आपने सुन लिया रऊफ हसन साहब ने क्या बात की। कमेटी 1.25 साल पहले बन गई थी। फिर आज जो ये बैरिस्टर गौहर ने, वो तो पिछले हफ्ते चीज़ें ख़त्म हो गई ना, जो DGI से बात हुई जिसपे आपने कहा जी उनका इनफरादी बयान है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, गो के उनका उसके बाद कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ उनके खिलाफ, एज ऑलवेज इज द केस। लेकिन ये बैरिस्टर गौहर ने आज बात की कमेटी की, और माइंड यू गंडापुर साहब ने इसको एक्नॉलेज किया है कि जी हाँ जी, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सौंपी गई है, मुझे उमर अयूब को, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है कि हम इस पे जो है वो बात कर सकते हैं। शिबली फराज को भी दी गई है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, अब अगर आप खुद नहीं इसको जो है वो समेट पा रहे तो उसमें मीडिया पे तो सर माजरत के साथ इल्जाम मत लगाइए। I mean unable to understand कि what your pretensions are, आपकी हैं क्या। So हमने ये कह दिया हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, रेस्ट अश्योर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमने ये कहा जब मुज़ाकरात होंगे ये 3 लोगों को खान साहब ने कैपेसिटी दे दी कि यू कैन टॉक एंड दे विल गो बैक टू खान साहब, और फिर फाइनल अप्रूवल आ जाएगी। ये भी रेस्ट अश्योर सेटल हो गया। अब इशू आ गया अगर मुज़ाकरात हुए तो किससे होंगे, क्या एस्टैब्लिशमेंट से होंगे या पॉलिटिकल पार्टी से होंगे। अब उसमें रऊफ हसन साहब ने जो अपना पॉइंट हो दिया, बिल्कुल ठीक है जी, हम इन 3 जमातों से बात नहीं करना चाहते। हैविंग सेड दैट, एक और भी इशू है, अगर इन 3 जमातों से बात कर भी गया, डू यू रियली थिंक दे हैव द कैपेसिटी। मैं समझता हूं, और मैं बार बार कहता हूं, शहबाज शरीफ साहब तो इतना कमजोर प्राइम मिनिस्टर है कि वो अपना इंटीरियर मिनिस्टर नहीं लगा सका। और यकीन जाने, मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन मोहसिन नकवी नेशनल असेंबली में आता है उस दिन इतना रश होता है, हर एमएनए आता है कि सर ये काम भी कर दे, वो काम, और जिस दिन शहबाज शरीफ आते पूरी नून लीग गायब हो जाती है। 10-12 से ज्यादा लोग नहीं आते। आई थिंक आप अभी कह रहे हैं ना प्रिटेंशियस, समझ नहीं आ रही कि क्या है, मुझे भी नहीं समझ आ रही कि आप बार बार रऊफ हसन साहब की वो 1.25 साल वाली कमेटी की बात को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि रऊफ हसन साहब जो फरमा रहे थे वो ये थे कि कमेटी मौजूद है, चाहे 1.25 साल से मौजूद है, बट हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं है, ना हमने कोई बात की है। अली अमीन ने जो कहा यही
यही कहा कि जब होगा मैं बात जी। करूंगा या शिबली साहब करेंगे, बट जी, इसका ये कहना कि जी हम कोई बहुत ज्यादा डाई डाउन हुए जा रहे हैं कि जी हमसे कोई बात किया जाए, वी नॉट रेडी, हमारी कोई ऐसी नहीं। राइट। और जब कभी बात होगी ऑब्वियसली विल सी कि कौन इतना अहल है। अगर शहबाज शरीफ से बात होती है और वो कहते हैं जरा होल्ड करो मैं पूछ के आता हूं, तो आई मीन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग द नेगोशिएशन? राइट, सो जिससे बात करनी ही हैज टू बी ऑथराइज्ड। मेरे ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट में सबसे स्ट्रांग तो हमें जी। मतलब इंटीरियर मिनिस्टर ही नजर आता है। बाय द चले वे मैं जरा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की तरफ चलती हूँ। मोहसिन साहब, बप्पी साहब कह रहे हैं कि शायद मुझे कोई कंफ्यूजन है या मीडिया कोई कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर रही है। माजरत के साथ मुझे तो ऑनेस्टली अभी भी नहीं समझ आ रही है कि इनके जो इस वक्त चेयरमैन हैं वो बात कर रहे हैं कि 3 लोगों को ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। खान साहब जो हैं वो बराह रास्त टॉप ब्रास पे जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये कोई और बात कर रहे हैं, शिबली साहब कोई और बात करते हैं। ये कन्फ्यूजन मेरे हद तक है या आपको भी लगता है कि ये कन्फ्यूजन मौजूद है? क्योंकि एक तरफ सिविलियन सुप्रेमेसी की बात हो रही है, दूसरी तरफ इदारों को कहा जा रहा है जी आपने अपने हदूद और कयूद में रहना है, और फिर बात भी उनसे ही करनी है। देखें, जहाँ तक इनके मुज़ाकरात का और ये सारा सवाल उठता है, इनकी 2 मजबूरियां। अब एक मजबूरी इनकी है जिसकी वजह से ये कहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं हो रहे या हम नहीं करना चाहते, और खान साहब की ज़ात को नफ़ी कर दिया, और नफ़ी करके सिर्फ कारकुनों की बात हो रही है जिन पे झूठे मुकदमात बनाए हैं। क्योंकि एक तरफ अपना ये जो बयानिया है, जिस बयानिए को ये छोड़ना नहीं चाहते, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो कि इन्होंने अवाम के जहन में जहन साजी की और उनको नेगेटिव किया अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी और अदारों के खिलाफ, वो बयानिया ये छोड़ना नहीं चाहते। अब उस बयानिया को हाथ में पकड़ा रखने के लिए जो है, उसको ना छोड़ने के लिए ये आर्ग्यूमेंट लिया जाता है कि जी हम तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे। खान साहब जो टॉप टियर है, खान साहब जो है वो तो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, जो हमारे बानी है। अब पीछे मुज़ाकरात किस बात पे हो रहे हैं? अच्छा, मान लिया मुज़ाकरात इसलिए हो रहे हैं कि जी 2 चीजें, एक तो 9th में जिनके खिलाफ आपने किया है, आप आज भी उनके ऊपर कभी बुशरा बेगम को जहर देने का इल्जाम लगा रहे हैं, कभी आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने हमें इलेक्शन हरवाया है। आपको जिन्होंने इलेक्शन हरवाया, जिनके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, जिनके ऊपर आप जहर देने का इल्जाम लगा रहे हैं, जिनके साथ आपका ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है, कहां पे ये लिखा है कि कॉमन सेंस ये कहती है कि जिसके ऊपर आपने हमला किया हो, झूठे इल्जाम लगाए हो, वो बंदा आपके साथ टेबल पे बैठ जाए? उसको टेबल पे बिठाने के लिए मजीद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अदारों को मजीद ब्लैकमेल किया जा रहा है, मजीद ब्लैकमेल करके कैरेट और स्टिक की जो होती है वो खेली जा रही है कि जहां तक स्टिक से काम चलता है, स्टिक दिखाने की कोशिश करते, नहीं तो कैरेट आगे करते हैं। लेकिन ये देखें कि एक तरफ कहते हैं कि जी हम जिन्होंने इलेक्शन हरवाया हम उनके साथ रहेंगे, जो बेनिफिशियरी हैं, 3 जमातें हैं जो इसके बेनिफिशियरी हैं, और दूसरी तरफ फौज में इल्जाम लगा रहे हैं कि जी ये जो है ये हम इलेक्शन हरवाने वाले हैं। तीसरी तरफ काजी फायद ईसा को कहते हैं कि जी वो बेंच में ना हो और हमारा जुडिशियल कमीशन बना दें। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या बात करना चाह रहे हैं, इनकी कोई क्लैरिटी नहीं है, टोटल कंफ्यूजन है। लेकिन एक चीज पे क्लैरिटी है मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, एक चीज पे क्लैरिटी है उनकी तरफ से, वो ये कहते हैं कि बात जब भी होगी तो कम से कम शहबाज शरीफ साहब से नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब इज अ वीक प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं फिर अगर बेहतर मतलब उनके बाद अगर कोई हो, ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट टॉप पे, लेकिन उसके बाद जो है वो अगर बात होनी हुई तो शायद इंटीरियर मिनिस्टर को देख लिया जाए, बिकॉज शहबाज शरीफ इज अ वीक प्राइम मिनिस्टर। वो कहेंगे जी मैं बात करके आता हूँ, पूछ के आता हूँ। देखें, बास ने अगर वो इंटीरियर मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं भले करें, बिल्कुल। इंटीरियर मिनिस्टर भी कैबिनेट का हिस्सा है और कैबिनेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होता है, और वो आता तो प्राइम मिनिस्टर नीचे ही है। तो इंटीरियर मिनिस्टर से बात कर लें, हमें तो क्या बुराई, कैबिनेट के हमारे मेंबर हैं, उनसे बात कर लें। हम तो ये कहेंगे कि आप एक तरफ ये मत करें कि अपने बयानियों को बचाने के लिए आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानी है उसको पकड़े रखें, दूसरी तरफ आप कहें कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अभी खुद ही कहा गया कि जी मोहसिन नकवी साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, और अभी फिर कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। या फिर मैसेज को और अपने वोटरों को भी बता दें कि देखें जी बहुत हो गई, हमसे और अब ये जेलें बर्दाश्त नहीं की जाती, हम लिहाजा अब जाके माजरत भी करना चाहते हैं, माफी भी मांगना चाहते हैं, 9 मई की भी माफी मांगना चाहते हैं, उसमें जो बेगुनाह लोग हैं उनको छुड़ाने की बात कर रहे हैं, और जो गुनाहगार हैं उनके बारे में तो यही मौका अपना सकते हैं, ये क्या करेंगे। लेकिन बयानियां हम छोड़ रहे हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां छोड़ रहे हैं,
हम जनाब अब मिन्नत तरले वाला बयानिया जो है वो अपनाने लगे। तो ये अगर क्लैरिटी ले आए तो साफ पता चल जाएगा। अगर ये यूं करेंगे कि एक तरफ ये समझेंगे कि अब देखिए ये वो फौज नहीं, ये वो फौज नहीं है जिस फौज के साथ 9 मई नहीं, 9 मई से पहले पाकिस्तान में और था, जमहूरी जो डेवलपमेंट थी पाकिस्तान में वो भी और थी। अब वो सारा कुछ कर्टेल हो गया है। अब ये अगर समझते हैं कि 9 मई करने के बाद चलें। इनको स्पेस आएगी, जो 9 मई में इन्वॉल्व कैरेक्टर्स हैं उनको स्पेस मिल जाएगी। आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा पलवश साहिबा को भी शामिल कर लूं। पलवश साहिबा, क्या आपको समझ आ रही है कि क्या इस वक्त बयानिया क्या है, या ये चीज़ मतलब और कोई चीज़ क्लियर हो ना हो, ये चीज़ ज़रूर क्लियर है कि पीटीआई इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज से, जिसमें आपकी पार्टी एमक्यूएम है और 3 जो बड़ी पार्टीज हैं, उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है और एक ही तरफ नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं? जी शुक्रिया डॉक्टर मारिया। दरअसल बात यह है कि हमसे ये बात करने को अगर नहीं भी तैयार जो जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं, तो इस वक्त कोई ऐसा माहौल नहीं है कि ये जो जमातें हुकूमत में हैं ये किसी तरीके से मरी जाएं या कोई ऐसे इक़दामात करें जो उनको इस वक्त करने की कोई हाजत नहीं कि इमरान खान साहब या उनकी जमात जो है वो उनसे बातचीत के लिए तैयार हो। हालात और वाक़यात इस वक्त जो हैं वो ऐसे हैं कि हुकूमत को कोई कंपल्शन अभी तक एज वी टॉक मुझे तो नजर नहीं आ रही। हाँ, ये मैं नहीं कह सकती कल तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी जो है वो सड़कों पे तहरीक ले आए, सड़कें जो हैं उन पे आग लग जाए और इस कदर बड़ी तादाद में लोग आ जाएं कि हुकूमत जो है मजबूर हो जाए कि वो या फिर ताकतवर हल्के मजबूर हो जाएं कि वो ये इनकी जमात से बात करे, तो वो एक अलग चीज़। लेकिन आज तक मुझे इस किस्म का माहौल नजर नहीं आ रहा। बहरहाल आप ये याद कीजिए, मोहतरमा आई जब पाकिस्तान, उसके बाद मोहतरमा ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी वो भी तशरीफ लाए, उनके भी आने के रास्ते हमवार हुए। तब भी जब हम वापस यहाँ जमहूरियत की दावपेल पड़ी, तब भी इमरान खान साहब यही कहते थे कि एक एनआरओ है। उसके बाद जितने अरसे ये आज तक रहे, इन्होंने एनआरओ कहा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, इन्होंने एनआरओ लिया। ये 2 बातें उनकी हर तकरीर में जरूर शामिल होती। अब अगर ये जो है किसी से बातचीत को एनआरओ कहते थे, तो फिर आज अफसोस से कहना पड़ता है कि कुदरत उसी जगह पे उनको भी ले आई है। वो कि मैं ये नहीं कहूंगी कि एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी मसला बातचीत के बगैर हल नहीं हुआ आज तक इस दुनिया की तारीख में। और जंगों के बाद भी बातचीत करनी पड़ती है। और अब ये भी नहीं हो सकता कि आप अपने मुल्क में ही अपने लोगों से या अपने इदारों से उन पर जंग जो है वो डिक्लेयर कर दी जाए, उसका ऐलान कर दिया जाए। और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले डिस्कस हो रहा था कि इस वक्त पीटीआई की जो सियासत है वो कहाँ खड़ी है। अब अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इसमें हम बात करेंगे, जो हमने बात की थी इंट्रो में अपने, के वीट क्राइसिस जो इस वक्त बहुत तेज़ी से जो है वो एक शिद्दत इख्तियार कर रहा है, उसकी तरफ जो है वो चलते हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की तरफ चलती हूँ। मोहसिन साहब, इस वक्त आपकी हुकूमत जो है वो इस वक्त जो मलबा है वो डाल रही है निगरान हुकूमत पर, कि निगरान हुकूमत ने सारी जो ये प्रोक्योरमेंट की है, और वहाँ से ये कहा जा रहा है कि जी समरी जो है वो आपने प्रिपेयर की थी, आपने इजाज़त दी थी, लेकिन आप छोड़ गए थे निगरान हुकूमत के लिए कि फैसला साजी जो है वो करें। इस पर अगर कुछ कहना चाहें। जो पिछली अबूरी हुकूमत थी, अबूरी हुकूमत के दौरान ये फैसला किया गया और ये टनों के हिसाब से जो गंदम थी ये पाकिस्तान में लाई गई। उस वक्त हमारा कोई वजूद नहीं था। समरी तैयार होना और समरी को मंजूर करवाना और फिर समरी को कैबिनेट में लेके जाना, ये एक पूरा प्रोसेस है। और जब एक मौजूदा हुकूमत अपना टेन्योर खत्म कर जाती है
तो समरी का मायने ही नहीं रह जाता। समरी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के यूज उसके लिए होती है। फिर समरी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट है वो पूरी कैबिनेट है, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो देन द क्वेश्चन रिमेन्स कि अगर समरी हमारे दौर में बनी थी तो क्या कैबिनेट हमारी थी जिसने उसको अप्रूव किया? सेकंड क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो कतई तौर पर कोई बात नहीं है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में हुआ। केयर टेकर गवर्नमेंट गंदम मंगवाई पाकिस्तान में, और केयर टेकर गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है इस सारे मामले की। हमारे इल्म में जहां तक ये सारी बात है कि हमने कोई ऐसी समरी प्रूव की, हम कतई तौर पे किसानों के कोई ऐसा कदम हमारी हुकूमत नहीं उठाएगी। और हमारा जहां तक बस चल रहा है, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने मजीद पास्को का मजीद जो कोटा है उसको फिर इनहेंस किया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को इन्वॉल्व कर सके। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में और भी थाउजेंड्स ऑफ बैग्स जो हैं, बल्कि 1000 से भी ज्यादा इंशाल्लाह ये बैग्स जो हैं, में जो बैग्स हैं वो पास्को के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे और किसान जो हैं उससे बेनिफिट लेंगे। लेकिन इस समरी से जो माजी में जो गंदम इंपोर्ट की गई पाकिस्तान में, उससे हमारा कैबिनेट का कहीं कहीं दूर दराज से कोई ताल्लुक नहीं। चलिए मोहसिन साहब, ताल्लुक अगर ना भी हो, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कमेटी बन गई, लेकिन अमूमन हमें पता है इस मुल्क में क्या होता है, कमेटी बनती है, उसकी फाइंडिंग्स भी आ जाएं तो या तो वो बाइंडिंग नहीं होती या वो जो है किसी खूह खाते में जो है वो डाल दिया जाता है उसको। इस वक्त इस क्रूशल जंक्चर पे जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम जो है एक डॉलर को तरस रहे हैं, कहा जा रहा है $1 बिलियन का जो है नेशनल एक्सचेकर को इससे नुकसान हुआ है। विल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बी टेकन टू टास्क? अगर निगरान भी हैं, अगर आप इतनी वसूख से कह रहे हैं निगरान है, तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा या ये कमेटी खेला जाएगा सिर्फ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं तो खुद एक काश्तकार हूँ और मैं खुद किसानों की मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादती है। और जितना किसान परेशान है इस वक्त, और जो उसकी कॉस्ट है 2600 रुपए तकरीबन एक मन के ऊपर उसकी कॉस्ट आ जाती है। अगर आप उसकी DAP, बिजली का बिल, यूरिया, लेबर, ये सारी स्प्रेज वगैरह डालें तो उसको तो जो आज मार्केट में बिक रही है 2900, 3000, ये काश्तकार के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। और मैं खुद एक काश्तकार हूँ, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये पाकिस्तान के काश्तकारों के साथ जुल्म किया है उनको बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको बिल्कुल उनके चेहरे, उनके नाम अवाम के सामने आने चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों पे डालनी चाहिए जिन्होंने ये फैसला किया। बिल्कुल काश्तकार जो है उनको पता चले। दैट रिमेन्स टू बी सीन कि वाकई कुछ होता है कि नहीं होता। मैं पलवशा साहब का भी इस पे ओपिनियन लूंगी, लेकिन ऑन अब्बास साहब, आपने बड़ी गुज़िश्ता दिनों जो है वो तकरीर भी की, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी आपने कहा कि उस वक्त आपने बताया कि कितनी तेज़ी से जो है गंदम की जो है वो अप्रूवल हुआ, उसके बाद विद इन 8 डेज़ जो है वो शिप पाकिस्तान पहुंच भी गया था। तो ऑब्वियसली आप ये कह रहे हैं कि पीछे से कुछ जो है वो पहले से कलूजन कुछ चल रही थी। इसमें आप जो निगरान हुकूमत है, चले उनका तो समझ आती है, जो PDM की हुकूमत है उसको कैसे आप ये कह रहे हैं, या आप किस तरह उनको रिस्पॉन्सिबल जो है वो होल्ड कर रहे हैं? अगर इस पर कुछ बोलना चाहें। अच्छा, वैसे तो मैंने अपनी स्पीच में भी शायद PDM की गवर्नमेंट को इतना नहीं दिया था, सिवाय एक चीज का पॉइंट मैंने दिया था कि जहां पे आप 40 लाख टन या 20 लाख टन खरीददारी का पंजाब का प्लान था, वो एट एंड हमें पता लगा कि 10 लाख टन है। और आज मैं आपको एग्जैक्टली आज की डेट बता रहा हूँ, पंजाब हुकूमत ने एक भी बारदाना बोरी लेने से इनकार कर दिया, 0। सो इस वक्त पंजाब में जो 3 करोड़ टन गंदम किसान ने उगाई है वो सड़कों पे रोल रही है, कोई लेने वाला नहीं, और गवर्नमेंट पंजाब ने कह दिया हम परचेज नहीं करेंगे। सो मेरा पॉइंट ये कि अगर इनको 2.5 महीने या 2 महीने हुकूमत में हो चुके हैं, तो जब आप रमजान में 80, 90 या 100 अरब का सस्ती रोटी और ये पैकेज चला रहे थे, आप ये भी चला रहे थे उस वक्त, ये सोच लेते कि यार इस वक्त बाइंग का टाइम आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी हुकूमत आने के बाद मार्च और अप्रैल में 6 लाख टन यूक्रेन की गंदम मार्च में आई है और 4 लाख टन यूक्रेन की गंदम अप्रैल में आई है। इस वक्त भी 3 जहाज जो है ना वो कराची में खड़े हैं, इनकी हुकूमतों जो अनलोड हो रहे हैं। भाई जब यहाँ पे आपको पंजाब या पाकिस्तान की गंदम आ रही थी तो आप कम से कम उस वक्त तो रोक देते। सो हैविंग सेड दैट, इनकी भी कनाइवंस शामिल है, लेकिन मेजॉरिटी जो काम है वो निगरान गवर्नमेंट का,
निगरान गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों शामिल हैं। वाई? फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया कि जी आने दे। पंजाब गवर्नमेंट ने जानबूझ के पंजाब का जो इशू प्राइस थी, जो गंदम उनके स्टॉक्स में पड़ी थी, उसका रेट इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि यूक्रेन की गंदम बिल्कुल ऐसे लैविश कमोडिटी तौर पर नजर आई, तो लोगों ने, फ्लोर मिलों ने जनाब वो यूक्रेन ले लेके आटा बना दिया और पंजाब की गंदम वहीं रह जी। अब जो पैसे वाली बात है, मैंने पिछली दफा वो जहाज के नाम नहीं लिए थे, आज मैं बता देता हूं। यानी कि 22 अक्टूबर को ईसीसी अप्रूव कर ली यूक्रेन की गंदम का अप्रूवल, और एट द एंड क्या हुआ कि 1 नवंबर को पहला जो जहाज लगा था उसका नाम था फर्स्ट को 50,000 टन लेके आया। फिर मैग्नम लगा 5 नवंबर को, और फिर एलिना जहाज लगा 5 नवंबर। यानी कि 3 जहाज 50,000 टन विद इन अ स्पैन ऑफ 14 डेज फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ द ईसीसी अराइव्ड एट कराची। यूक्रेन से नॉर्मली 25 दिन में गंदम आती है। कि कौन कितना प्लान कर रहा था कि पंजाब का रेट उसने बढ़ा दिया, यूक्रेन की इंपोर्ट अलाउ कर दी और जल्दी जल्दी जहाज मंगा के बेचने शुरू कर दिए। देयर वाज अ बिग मनी दैट वाज मेड इन द पंजाब। और आज किसान जो कुछ भुगत रहा है वो इस निगरान सेटअप का, एंड इनका जो इशू है कि इन्होंने 10 लाख टन इनकी गवर्नमेंट में भी इंपोर्ट हुआ खड़ा है। और मैं इसकी वेटनेस बता रहा हूं कि शाहनवाज रांझा साहब खुद जिम्मेदार है। 3 यूक्रेन के जहाज इस वक्त भी अनलोड कराची में हो रहे हैं। वो तो पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, उन्होंने बंद कर दिया, वरना उसकी भी अप्रूवल इनके पास अलाउड थी जी। अच्छा, मैं ज़रा पलवाशा साहिबा की तरफ भी चलती हूँ। पलवाशा साहिबा, ये बताइए कि आप क्या समझती हैं कि इसमें जो है वो जो हमेशा एक कमेटी का खेल मुझे तो लगता है खेला जाता है इस मुल्क में, एट द एंड ऑफ द डे सफ़र जो करता है वो गरीब इंसान, मिडिल क्लास, इस मुल्क का जो है काश्तकार वही करता है। रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कुछ उनमें नहीं बनता। अब आज बड़ी एक हॉट जो है वो न्यूज़ चल रही है, तमाम टीवी चैनल्स ने भी चलाई है, तमाम टीवी चैनल्स की टिकट्स पर चली, कि एक बहुत ऑलमोस्ट एक ऑल्टरकेशन, वर्बल ऑल्टरकेशन जो है वो हनीफ अब्बासी और निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ के दरमियान हुई, जिसमें एक दूसरे के ऊपर बड़े तल्ख जुमलों का जो है वो तबादला हुआ। लेकिन जहां हनीफ अब्बासी साहब उनको ये कह रहे हैं कि जी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, गंदम का जो क्राइसिस है जो इसमें आया ये आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उन्होंने आगे से कहा कि जी मैं अगर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर मैं बता दूँ आपकी जमात किस तरह जो है वो फॉर्म 47 किस तरह वो उन्होंने उनको मैनिपुलेट किया है, तो आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब ये एक मुकालमा तो चल रहा है या वर्बल ऑल्टरकेशन चल रही है, आपको लगता है कि ये सिर्फ जो है ये मीडिया टॉक शोज या एक दूसरे पर जो है वो आवाज़ें कसने तक जो है वो रह जाएगा, या एक्चुअली इस पे कोई जो है इसका सद्देबाब होगा, दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी टेकन टू टास्क? देखिए मारिया, अगर अभी भी नहीं होता तो फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि आइंदा इस मुल्क में कौन सा किसान अपने हाथ में जो है हल उठाएगा और कौन इस मुल्क में कुछ उगाने की जरूरत भी करेगा। अब बात यह है कि ऑलरेडी हमारे किसान इस हद तक जो है वो दिल बर्दाश्ता है। एक हमारे यहाँ बीमारी चली हुई है कि एग्रीकल्चरल लैंड्स को आप जो है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, हाउसिंग सोसाइटीज के लिए दे धड़ाधड़ जो है देहातों में बेचा जा रहा है। क्यों? इसलिए कि किसानों को ये फीजिबल नहीं लगता, और वो जो पैसे जो हैं वो उनके लिए जो वो बेच देते हैं लैंड को, वो उनको ज्यादा जो है वो उनको बेहतर लगता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि हमारी जो आबादी है और जिस हिसाब से ये हो रहा है, इससे पहले मुल्तान में अफसोसनाक वाकया हुआ, आमों के बागात उजाड़ के वहां सोसाइटियां बनाई गई, हम लोग कहाँ से खाएंगे? और जो हाथ हमारे लिए गंदम उगाते हैं, मुझे अफसोस सिर्फ एक बात का है, वो कि मैं देखें हम लोग खुद भी इस हुकूमत का हिस्सा हैं और मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी हमें अगर कोई कहीं गलती हो रही हो निशानदही करनी चाहिए। वो ये है कि जब किसान पंजाब असेंबली के बाहर गए तो उन पे डंडा उठाने की इजाजत किसने दी? ये सबसे पहले तो इसकी तहकीकात मरियम नवाज साहिबा को करवानी चाहिए कि किसने किसानों को मारने के, उनको गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स, ये किसका काम था? देखिए, यहीं से जो है हुकूमतों के खिलाफ साजिशें जो हैं वो इसी तरह होती हैं। दूसरी जो बड़ी इन्होंने साजिश, मैंने इस बात पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बात की कि ये जो सोलर पर टैक्स लगाने का ये जो है एक कहानी चली, ये भी इससे भी लोगों में इस कदर जो है परेशानी फैली कि लोग परेशान हो गए कि पहले आप इनकरेज करते रहे, आपने कहा आप सोलर पे जाएं, पूरी दुनिया इसको एक अच्छी क्लीन ग्रीन एनर्जी मानती है, आप आखिर में लोगों को अगर इतना दीवार से लगाएं, और ये जहां से खबरें आ रही तवातर के साथ रोजाना के हिसाब से अवाम में जो है वो एक परेशानी फैल रही थी। इन दोनों चीजों में, ये तो खैर गंदम का बहरान तो एक इंतहाई मैं समझती हूँ खतरनाक बहरान है एक एग्रीकल्चरल कंट्री के लिए, एक ऐसे मुल्क के लिए
जहां हम लोग अगर ये ना उगाएं तो फिर हम दूसरे मुल्कों से ला कर खाएंगे बिल्कुल। और है हमारी जेब में कुछ नहीं। मुझे ये बताइए हम किस तरह सस्टेन करेंगे, हम 25 से भी ज्यादा करोड़। तो लिहाजा मुझे ये आपकी बात, इससे मैं एग्री करती हूँ, कमेटी से आज तक कुछ नहीं निकला। और जिसने ये काम किया, जो भी जिम्मेदार था, चाहे उसमें हमारी हुकूमत से कोई निकले, चाहे निगरान हुकूमत से, एक दफा आप नाम तो लें, उनको सामने तो लाएं कौम के, कौन था और ये कैसे हम अजाला। देखिए बात ये है कि अभी हम जाहिर है कोशिश करेंगे। पलवासा साहिबा, अगर कैबिनेट ने अप्रूवल किया, सारा जानते बूझते किया, so कथा कलामी की माफी, the buck stops at the prime minister, the buck stops at the prime minister, then इसका मतलब काकड़ साहब is involved, मतलब अगर आप कैबिनेट की डिसीजन वो ले रहे हैं, buck stops at the prime minister। देखिए बात यह है कि फिर सारी काबीना जो उस वक्त बैठी थी सबसे पूछना चाहिए। और जो अब देखिए मेरे पास तो ये कोई ऐसी तहकीकाती वो नहीं है सलाहियतें या कोई मेरे पास हाथ में ताकत, लेकिन ये कहाँ से जो वो कह रहे हैं उस पर भी बात सामने आ जानी चाहिए और जो असल में हुआ वो भी सामने आ जाना चाहिए। लेकिन ये कमेटियों का खेल जो ये, आप जब तक किसान को इस बात का एतमाद नहीं दिलाएंगे कि जो उसके साथ हुआ है उसका न सिर्फ अजाला होगा बल्कि जिम्मेदारों को पकड़ा जाएगा, आइंदा इस मुल्क में कौन को छुगाएगा। आप मुझे माजरत के साथ पलवासा साहिबा, आई मीन I'd like to hope against hope, I'd like to hope against hope, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है ना, एक कदे किसी सेक्रेटरी को जिस तरह फारिग कर भी दिया गया, वो बस वहां से जो है वो माजरत के साथ डोंट माइंड मी सेइंग दिस यूटोपी ड्रामा जो है वो चलता रहेगा, कुछ नहीं होना इसके अलावा। अगर देखिए सेक्रेटरी को भी तो कोई कहानी होगी, उससे भी तो कोई पूछेगा तो वो बताएगा ना कि क्या कहानी थी। नहीं, लेकिन सेक्रेटरी साहब को तो फारिग कर दिया गया ना, वो यही होता है कि जी जो फारिग तो किया गया, लेकिन पूछे खाली एक सेक्रेटरी साहब की तो ऑर्डर्स पे इतने बड़े काम नहीं होते ना। तो लिहाजा सेक्रेटरी साहब को भी किसी फोरम के सामने पेश होना चाहिए ना, उनकी कहानी भी हमें सुननी, उनको सिर्फ उठा के फेंक देने से, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आ रही मैं आपको प्रोग्राम से ही बात फेंक दूं, ये तो कोई तरीका नहीं है। आखिर उनको कहीं पेश होना चाहिए, कहीं अगर वो बताएं कि उनको क्या उस वक्त के हालात और वाकयात थे, कहाँ से समरीज इनिशिएट हो रही थी और क्या डिस्कशन जाहिर है काबीना में। बट एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और मेरा ख्याल है ऑन अब्बास साहब एज पार्ट ऑफ ऑपोजिशन, इनकी जमात एज पार्ट ऑफ ऑपोजिशन, वी एक्सपेक्ट कि आप लोग जो है ये इस पे आवाज उठाएं और कम से कम ये ना हो कि ये चीज जो है फिर एक इसको जो है वो खुड्डे लाइन लगा दिया जाए जो रिपोर्ट आती है, क्योंकि इसमें होता हुआ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। लेट्स होप ये खुड्डे लाइन अगर लगी तो फिर इस मुल्क में जो है वो आप भूल जाइए कि कभी भी हम जो है फूड सिक्योरिटी के हवाले से। पलवासा साहिबा, अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, आई एम होपिंग अगेंस्ट होप। ऑन अब्बास साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिंपल ही कह दूं कि अगर आज हमने इस इंक्वायरी को खुटे में लगा दिया ना, आई एग्री विद सेनेटर पलवा साहिबा कि अगर आज इसको कर दिया ना तो हमें तारीख भी माफ नहीं करेगी। उसकी वजह ये कि आज अगर ये किसान रुल गया तो अगले साल किसान ने गंदम नहीं उगानी, और इस वक्त किसान के पास कपास या धान यानी जिसको चावल कहते हैं उसके लगाने के पैसे नहीं है। एक ऐसा विशेष सर्कल इस साल शुरू हो गया है जो अगले 2, 4, 5 साल तक इसके आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। सो अगर हमने उन किरदारों को एक्सपोज ना किया, जैसे कि निगरान गवर्नमेंट में मेरे कई दोस्त कहते थे कि हर बंदा एक्सपोज होगा, आज अगर इनको एक्सपोज ना किया कि पंजाब गवर्नमेंट में कौन था जिसने प्रपोजल बनाई, पंजाब गवर्नमेंट में कौन था जिसने 4600 की इशू वीट इशू प्राइस रखी, फेडरल गवर्नमेंट में कौन था जिसने कहा जी आप 1 मिलियन टन मंगवाएं, उसके बाद ओपन एंडेड कर दिया कि जितने दिल करे मंगवा लो। और मजे की बात है वो कौन लोग थे जिन्होंने पहले इंफॉर्मेशन इनसाइडर ट्रेडिंग की कि जहाज पहले आ गया। सो एवरीबडी हैज टू बी एक्सप्लोर्ड, और इसमें ये नहीं हो सकता कि वो जो निगरान प्राइम मिनिस्टर ये सारे फेडरल सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व होगा। पंजाब गवर्नमेंट ने अगर प्रपोजल बनाया था तो देयर वर सो मेनी पीपल, एवरीवन हैज टू बी एक्सपोज्ड। ये 80-85 अरब का करप्शन का इशू नहीं है, ruining the lives of millions of farmers, यानी करोड़ों पाकिस्तान में जो किसान है उनकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी है। We'll just let it go. At least तहरीक इंसाफ, and I'm sure कि अगर पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवा शाह की जमात समझती है कि किसानों की जमात है, इंटीरियर सिंध के लोग हैं, साउथ पंजाब में इनका वोट बैंक है, अगर ये समझते हैं at this point in time they have to side with the opposition। मसला पता है क्या? I'm sorry, pardon my skepticism। इस मुल्क में ना हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, माजी में भी आपको याद है आपकी टाइम पे शुगर कमीशन रिपोर्ट आई, क्या हुआ उस पर? वो हालात, वाक़यात, किरदार जब बदलते हैं तो चीज़ें भी और मौसम और हालात जो हैं वो सियासत में भी बदल जाते हैं, इसलिए कभी कोई कैफरे किरदार तक पहुंचा नहीं है। इसलिए आई एम सॉरी, पार्डन माय स्केप्टिसिज्म, मुझे तो नहीं लगता कि इस पर कुछ होगा, बट आई विल बी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड अगर कुछ हो जाए। छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर हो तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, जैसे कि पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी कि लेट्स होप कि उन लोगों को जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बजाय इसके कि जिम्मेदारों का तयन करे, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाए। आप किसानों पर तशद्दुद क्यों कर रहे हैं? उन पर लाठीचार्ज जो है वो क्यों हुई? किसने ऑर्डर की? किस वजह से ऑर्डर हुई? देखिए, जहाँ तक किसानों के ऊपर लाठीचार्ज का सवाल उठता है, मैं भी किसान हूँ और मैं ये समझता हूँ कि किसानों पे लाठीचार्ज जो है वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। अगर किसान अपनी आवाज़ उठाने निकले थे तो मकामी जो इंतज़ामिया है उनको भी किसानों के साथ बैठ के डायलॉग कर लेना चाहिए था, बातचीत कर चाहिए थी और अपने हालात बयान कर देने चाहिए थे। बट एनीवेज, जो अब हो गया, व्हाट इज डन इज डन। लेकिन अब आगे मैं यही समझता हूँ कि किसानों की जो दर्द है, जो दुख है, उसका तदारक ढूंढना चाहिए, उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए। सलूशन आज भी मेरी फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर जो है राना तनवीर साहब, उनसे इस मौजू पे बात हुई और मैंने बात की कि ये सूरत हाल चल रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ये इंक्वायरी और ये सारी चीजें, और मैंने भी इशू रेज किया। मैंने कहा कि इंतहाई गैर मुनासिब है कि अगर ये चीजें सामने ना लाई जाएं और जो रिस्पॉन्सिबल है उनको इसकी सजा जजा ना की जाए। और साथ में मैंने ये कहा कि जो बैग्स का कोटा है वो इनहांस किया जाए। तो उन्होंने मुझे यकीन दिलवाया कि आज हमने अप्रूवल ले रही है और नेक्स्ट वीक से हम एक्स्ट्रा एडिशनल जो है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैग्स जो हैं वो पंजाब के किसानों को, पाकिस्तान के किसानों को, पूरी पाकिस्तान में जहां जहां पर भी वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वहां पे हम बैग्स जो हैं प्रोवाइड करने जा रहे हैं। मेरी अपनी राजा साहब, आई एम सॉरी, लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया था, लेकिन अभी तक इस मामले का कुछ जो है वो सद्देबाब नहीं हुआ, कोई इशू रिजॉल्व अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट इसमें ड्यूरिंग दिस वीक जो हमने बड़े अजीब से मनाजिर और बड़े दुखी मनाजिर, लाइक आई सेड, जो किसानों पे तशद्दुद हुआ, हमने वो देखा, लेकिन कोई आगे इसकी रेजोल्यूशन की तरफ चीजें जाती हुई हमने नहीं देखी। देखें, तशद्दुद वो तो बात मैंने कर दी है एंड आई कंडेम इट। नहीं सर, बट माजर के साथ रांझा साहब कंडेम आपने कर दी, बट मे आई आस्क हु ऑर्डर्ड इट? हैव यू टेकन दोज पीपल टू टास्क कि जिन्होंने ऑर्डर किया? जाहिर है किसी ने ऑर्डर तो किया होगा, पुलिस वैसे तो बरस नहीं पड़ी होगी ना। देखिए, इस पे हमने बात भी की है और चीफ मिनिस्टर से भी सबने बात की और उन्होंने कहा बिल्कुल इस बात की इंक्वायरी भी होगी और ये देखा जाएगा किसानों के साथ क्यों ज्यादती की। और जब भी सर ये ना कहिएगा कमेटी बन जाएगी, क्योंकि फिर तो पक्का हो जाएगा कि कुछ नहीं होगा। मैं ये मत कहिएगा कमेटी बना देंगे, इस पे भी कमेटी नहीं बनेगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसानों के साथ जिसने भी ये किया है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके खिलाफ हम खुद आवाज बनेंगे अपनी पार्टी में और अपनी हुकूमत में बैठ के, जिन्होंने किसानों के साथ ये किया है या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी थी। लेकिन जहां तक किसानों के इस इशू का सवाल उठता है, बिल्कुल हम यही कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरगोदा जिला एक बहुत बड़ा वीट प्रोड्यूसिंग फूड बास्केट में कंट्रीब्यूट करता है। अपने जब बात की कि मेरी डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ के लिए आप कुछ करें, तो उस वक्त मिनिस्टर साहब ने यकीन दिलवाया कि आज ही हमारी ये फैसला हुआ है और हमने बैग्स का कह दिया है। और मुझे भी यकीन दिलाया कि 50% 60% जो लोग हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं, फार्मर्स जो हैं, वो इंशाल्लाह अकोमोडेट हो जाएंगे। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी इसी तरह राइट। लेट्स होप के हो। ऑन अब्बास साहब, अगेन पिछले हफ्ते ये जो है वो नोटिस लिया था प्राइम मिनिस्टर ने, अभी तक कुछ हुआ नहीं है और कभी कोई तौजीहात दी जाती हैं, कभी मॉइस्चर की बात की जाती है, कभी कुछ और कहा जाता है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बेसिकली मसला ये आ रहा है कि सपोर्ट प्राइस जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने जो है वो इतनी अनरीजनेबल रख दी थी जस्ट फॉर पॉलिटिकल गेन्स ड्यूरिंग द इलेक्शन कि अब उसको मीट नहीं कर पा रहे और पैसे किटी में है नहीं। ये मुझसे सवाल पूछा ना आपने? जी 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 जी। मैं एक बात बताऊं, वैसे मैं हैरान हूं वैसे इस सवाल के ऊपर कि उनको स्पोर्ट प्राइस तो बहुत ऊंचे नजर आ रही है। क्या उनको ये पता है कि इस पाकिस्तान में खाद की कीमत कितनी है, डीएपी की प्राइसेस क्या है, यूरिया की प्राइस क्या है, पंजाब इस पाकिस्तान के अंदर बिजली का पर यूनिट कितनी कॉस्ट कर रहा है? यहाँ पे थोड़ा रैशनल चाहिए।
प्रॉब्लम ये आता है कि इस्लामाबाद में बैठ के जब डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं ना कि जी इंपोर्ट जो वीट की मार्केट है इसको आजाद कर देते हैं, जी किसान टैक्स नहीं दे रहा, किसान के साथ ये किसान पाकिस्तान पे बहुत बड़ा बोझ है, वो ये भूल जाते हैं कि जब किसान मतलब ये सारा इतने इनपुट्स के ऊपर इतना इनडायरेक्ट टैक्सेशन दे रहा होता है, वो इनडायरेक्ट इकोनॉमी को खड़ा करे। अब फर्टिलाइजर की जो बोरी है वो 10,000 रुपए की हो गई है, बिजली का यूनिट 25 रुपए का हो गया। जब आपकी इनपुट की प्राइसेस ऊपर जाएगी, आप बजाय सपोर्ट प्राइसेस 3900 के रखने के, और सपोर्ट प्राइस का मकसद क्या होता है, इट्स एक इनिशिएटिव होता है कि इसकी वजह से लोग ज्यादा गन्ना उगाएं ताकि आपकी इंपोर्ट ना हो, आपकी जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट ना हो फॉरेन फोर्सेस के ऊपर। आप उसको बजाय डिफाई करना शुरू किए, बहुत ज्यादा हो गई। ये देखिए यहाँ पॉलिटिकल और इन पॉलिटिकल डिसीजन आने शुरू है। ये नवाज, बाय द वे ये भी गलत है कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाई थी, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जो सबसे पहले जिन्होंने 2010-11 में प्राइस बढ़ाई, या फिर बुजदार गवर्नमेंट खान साहब के नीचे हमारी गवर्नमेंट थी जिन्होंने आगे 3900 का या 4000 का रेट रखा था, डिस्पाइट कि उस वक्त 7 रुपए की बिजली थी, 3000 रुपए की बोरी थी और यूरिया 5000 की थी, डिस्पाइट उस वक्त 3900। आज की तो इनपुट प्राइसेस ट्रिपल हो चुकी हैं, उसकी बावजूद आप कह रहे हैं कि प्राइस ज्यादा है। देखिए इशू ये नहीं है, इशू माइंडसेट का है कि आप किसान को किस जगह पे ट्रीट करते हैं, आपका वोट बैंक कहां पे है। अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि हम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं इंक्लूडिंग सो उस पे खास तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो उसका हमेशा माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा प्रो सनतकार ज्यादा, प्रो सर्विस इंडस्ट्री ज्यादा रहा है कि जी तनख्वाहें बढ़ा दो। अब इस वक्त जो है ना शहबाज शरीफ साहब ने अचानक बैठे बैठे जितनी प्राइम मिनिस्टर हाउस है उनकी तनख्वाहें 5 बोनस दे दिए। भाई 5 बोनस उधर दे रहे हो, कोई किसान का सोच लो। 80 अरब रुपए का रमजान पैकेज दे दे, सस्ती रोटी देनी है जी, मैंने फोटो लगवानी है। ये जो माइंड सेट है ना, दैट हैज टू कम आउट। मैंने जनाब लाहौर में एक और जंगला ट्रेन बनानी है, मैंने मुल्तान में मेट्रो बस है जो पिछले 5 साल से बंद है, यानी कि 41 अरब के मुल्तान में मेट्रो बस बना दी है जहां पे बस नहीं चल रही बिकॉज देयर वाज नो नीड फॉर इट, बट आई हैड टू पुट माय फोटो ओवर इट। यहाँ पे आपको प्रायोरिटीज डिफाइन करनी है कि अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है एंड दिस विल सर्वाइव ऑन एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स पे, तो आपको इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आप फिर सपोर्ट प्राइस पे स्ट्रेटेजिक। मैं पलवाशा साहिबा की तरफ, पलवाशा साहिबा एक तरफ हमें ये नजर आ रहा है कि क्या हुकूमत हो, क्या इदारे हों, सबका फोकस जो है वो फार्मिंग पे, कॉर्पोरेट फार्मिंग, बिकॉज लाइक यू नो वी ऑल नो हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं और इसी से हमारा जो है वो हमारी बका इसी में है। दूसरी तरफ ये जो बात कर रहे हैं ओनबाज साहब, बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो प्रो ट्रेडर या प्रो सनतकार जो है वो एक नज़र आती है गवर्नमेंट, इस वजह से जो है वो काश्तकारों को उस तरह वो ड्यू नहीं मिलता। और इसका मैं एग्जांपल, दिस इज़ नॉट एन अनफाउंडेड एलिगेशन, आप ये देख लें ट्रेडर्स का जो मसला है, आपने एक डेडलाइन दी कि जी ट्रेडर्स को रजिस्टर होना है एफबीआर के साथ, टैक्स नेट में आना है। 1 मिलियन का जो है वो आपके पास नंबर था जो रजिस्टर हो सकता था, सिर्फ 75 उसमें से जो है वो आए, दैट इज शेमफुल। लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोई उस तरह का उनके ऊपर रद्द अमल नहीं आ रहा जिस तरह का किसानों के ऊपर आ रहा है, कोई स्ट्रिक्टनेस उस तरह नहीं आ रही। देखिए किसानों पे तो किस बात की स्ट्रिक्टनेस हो, किस बात की आपको गुस्सा किसान पे क्यों है ना, सवाल ये। आपको गुस्सा उन लोगों पे होना चाहिए जिन लोगों ने ये सारा जो है तबाही इस मुल्क में पैदा की, जिनकी वजह से आप देखिए किसानों की ताकत को हम इसको छोटा ना समझें। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ये हमारे हमसाया मुल्क भारत में किसानों का एक बहुत बड़ा जो है मसला क्रिएट हो गया था, वो आके बैठ गए थे और इसी तरह वो मोदी सरकार ने उन पे खासा तशद्दुद किया, लेकिन वो उनके खिलाफ किया। आप देखिए हमें जो है unfortunately I'll have to interject, we have to close our program. Let's hope कि इसका जल्दी रेजोल्यूशन आ जाए और जिम्मेदारों का तयन भी जल्द से जल्द हो। On that note we'll close today's program. मैं मानो की शुक्रगुजार हूँ आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.